हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 4, जो कि है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। हमें इस चैप्टर में भी क्या पढ़ना है? हम मेनली दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पहला है फॉरेस्ट सोसाइटी और दूसरा है कॉलोनियलिज्म। देखिए, हमें फॉरेस्ट सोसाइटी में क्या पढ़ना है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट सोसाइटी का मतलब क्या होता है। दूसरा पढ़ेंगे कि डिफॉरेस्टेशन क्या थी, उसकी वजह क्या रहती है, साथ ही साथ कमर्शियल फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं। बात करें हम कॉलोनियलिज्म की, तो हम देखेंगे कि कॉलोनियलिज्म का क्या मतलब होता है और जो बस्तर और जावा थे उनका क्या कंडीशन रहता है कॉलोनियल पीरियड के टाइम, कॉलोनियलिज्म के टाइम। अब ये बस्तर और जावा क्या है, तो बस्तर जो है वह एक छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है। वहीं दूसरी ओर ये जो जावा है यह इंडोनेशिया का आइलैंड है। यह कंप्यूटर वाला जावा नहीं है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, वो जावा नहीं है। हमें यहाँ इंडोनेशिया के आइलैंड जावा के बारे में पढ़ना है। देखिए, हम जो पढ़ेंगे, हमें पढ़ना क्या है कि जो फॉरेस्ट सोसाइटी है उसका क्या कंडीशन रहता है कॉलोनियल पीरियड के टाइम, कॉलोनियलिज्म के टाइम फॉरेस्ट सोसाइटी की क्या स्थिति रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट सोसाइटी का क्या मतलब होता है? देखिए, फॉरेस्ट सोसाइटी जो है वह दो शब्दों से जुड़कर बना है। पहला फॉरेस्ट, दूसरा सोसाइटी। नाम से क्या लग रहा है कि जंगल और समाज। तो क्या हम जंगल के समाज के बारे में पढ़ेंगे? जंगल में तो मोस्टली जानवर रहते हैं, तो किन के बारे में? जानवरों के बारे में पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ? जी नहीं, वो नहीं पढ़ना। हम पढ़ेंगे कि वैसी सोसाइटी जो जंगल में रहती है। जी हाँ, वैसी सोसाइटी जो जंगल में रहती है, जैसे आदिवासी लोग हो गए, वे तो जंगल में रहते हैं। साथ ही साथ हम यह भी पढ़ेंगे कि जो जंगल है वह हमारी सोसाइटी को किस प्रकार और क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है, तो इसे ही फॉरेस्ट सोसाइटी कहा गया है। देखिए, आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में ऐसा बहुत सी चीजें होती है डेली यूज के, जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, जंगल से मिलते हैं। अब कैसे? देखिए, हम बैठने के लिए चेयर यूज करते हैं। हमारा बेड जो होता है वो किससे बना होता है? लकड़ी का। ये जो गेट है लकड़ी से बने होते हैं। विंडो की जो गेट होती है, खिड़की के दरवाजे होते हैं, वो किससे बने होते हैं? गेट से बने होते हैं, मतलब कि लकड़ियां से बनी होती है। और ये लकड़ी कहाँ से आते हैं? ये वुड जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? फॉरेस्ट से मिलते हैं, जंगल से मिलते हैं। जंगल हमें लकड़ियां तो देता ही है, साथ ही साथ फ्यूल के रूप में भी लकड़ियों को यूज किया जाता है। एक ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करती है, रबर देती है, गम देती है। इसकी पत्तियां भी हैं, वो बहुत से चीजों में यूज किए जाते हैं। बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं जिसके पत्तियों को यूज किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। इसके साथ ही साथ ऐसे रॉ मटेरियल्स जो हमारे लाइफ में, डेली लाइफ के प्रोडक्ट जो हम फिनिश्ड गुड्स यूज करते हैं, उसे बनाने में जो रॉ मटेरियल्स यूज किया जाता है वह कहाँ से आता है? वो हमें फॉरेस्ट से मिलता है, जंगल से मिलता है। तो ये जो जंगल है ये एक जंगल की सोसाइटी हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से वैरायटी ऑफ ट्रीज हो गए। किसी ट्री का क्वालिटी, जैसे रबर ट्री हो गया, कोई गम ट्री हो गया, किसी ट्री के पत्तियां जो है किसी चीज को बनाने में काम आते हैं, तो कहीं लकड़ियां यूज आती है। तो ये जो एक फॉरेस्ट का सोसाइटी हो गया जो पूरी मिलकर हमारे सोसाइटी के, हमारे नीड्स को फुलफिल करती है, तो इसे ही फॉरेस्ट सोसाइटी कहते हैं। बात करें हम कॉलोनियलिज्म की, तो वह क्या है? देखिए, नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, हमने अक्सर देखा है, आपने भी देखा होगा कि जो पावरफुल लोग होते हैं, जैसा जिसके पास थोड़ा पावर होता है, वो क्या चाहते हैं कि मेरे से कमजोर जो व्यक्ति है हम उससे अपना दबदबा बनाए, उसे अपने कंट्रोल में कर ले, और वो है कि मेरी सारी बातों को मान ले। तो ठीक कॉलोनियलिज्म है वह भी इसी चीज को बोलता है। फर्क इतना है कॉलोनिज्म और कॉलोनिज्म में कि जो कॉलोनिज्म है वो बात करती है पावरफुल कंट्री के बारे में। मतलब कि ऐसा कंट्री जो पावरफुल है वह किसी दूसरे यानी वीक, कमजोर कंट्री पर अपना दबदबा बनाना चाहती है, अपना कंट्रोल बनाना चाहती है। तो इसे ही कॉलोनियलिज्म कहते हैं। मतलब द प्रैक्टिस बाय विच अ पावरफुल कंट्री controls another country or countries in order to become richer। मतलब पावरफुल कंट्री किसी कमजोर कंट्री पर अपना कंट्रोल जमाना चाहती है, अपना दबदबा बनाना चाहती है, उसे कॉलोनियलिज्म कहते हैं। जैसा कि हमारी कंट्री के साथ हुआ था। ब्रिटिश ने क्या किया था कि हमारी कंट्री को अपना गुलाम बना लिया था। तो इंडिया जो है वो ब्रिटिश की क्या बन गई थी? एक कॉलोनी बन गई थी। तो क्या था इंडिया में? कॉलोनियलिज्म था।
देखिए अब 1700 से लेकर 1995 के बीच में क्या हुआ था, तो 1700 से लेकर 1995 के बीच का जो पीरियड था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड था। मतलब कि इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा था, इंडस्ट्रीज सेटअप किए जाते हैं। अब होता क्या है कि इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट का जो एरिया था 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या फिर कह सकते हैं वर्ल्ड का जो टोटल फॉरेस्ट का एरिया था, वर्ल्ड का जो टोटल फॉरेस्ट का एरिया था 9.3% को क्लियर कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है वेरियस पर्पस के लिए। अब देखिए फॉरेस्ट की मतलब पेड़ों की कटाई की जाती है विभिन्न कारणों के लिए, बहुत से रीजंस की वजह से। अब किस लिए, जैसा कि हमने पहले देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड था, तो इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप किए जाएंगे। पहले क्या था इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, कि कुछ जगहों पर क्या है नदियां हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं जंगल है, और कुछ जो जगह बच गए वहां जो है आदमी रहा करते हैं, हम लोग रहा करते हैं। अब हमें इंडस्ट्रीज लगानी है तो हम कहाँ लगाएंगे। अब आप जाके समुद्र में तो इंडस्ट्री नहीं लगाओगे, पहाड़ पर तो नहीं लगा सकते, और जहां हम रहते हैं यदि वहीं लगाए तो हम कहाँ रहेंगे। तो इसलिए फॉरेस्ट के एरिया को यूज किया गया इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, वहां इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। क्या किया गया कि फॉरेस्ट जितने भी पेड़ हैं उसे काटने स्टार्ट कर दिया गया, और वहां काट कर क्या स्टैब्लिश किया गया, इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया गया। फिर बहुत से मतलब कि केवल इंडस्ट्री ही नहीं स्टैब्लिश किए गए, इंडस्ट्रीज तो सेटअप किए ही गए, साथ ही साथ बहुत से फॉरेस्ट को इसलिए काटा जाता है, जंगलों को इसलिए काटा गया ताकि वहां उस एरिया को हम लोग कल्टीवेशन के रूप में यूज कर सके, वहां कल्टीवेशन कर सके, एग्रीकल्चर कर सके। देखिए हमारा जो बुक है, हमारा जो चैप्टर है, इसमें पहले यही पूछ रहा है वाई डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि ये जो पेड़ों की कटाई की गई, इसे मतलब क्यों, इसका पीछे का वजह क्या था, क्या रीजन। अब देखिए पहले हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। सबसे इजी लैंग्वेज में पेड़ों को काटना, पेड़ों को काटना ही डिफॉरेस्टेशन माना जाता है, या फिर डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट। पेड़ जो है वो गायब हो जाते हैं। तो क्या पेड़ अचानक से गायब हो जाते हैं अपने आप? जी नहीं, वो अपने आप गायब नहीं होते हैं, वे हम लोग ही हैं, इंसान ही है जो इसे गायब करते हैं, मतलब उसे काटते हैं। तो इसे ही डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब इसकी वजह क्या थी कि डिफॉरेस्टेशन करना पड़ा। देखिए 3 वजह है, ये कॉलोनियलिज्म के प्रति हम पढ़ रहे हैं, कॉलोनियलिज्म के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन का क्या वजह। पहला लैंड टू बी इम्प्रूव, दूसरा स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स, और तीसरा प्लांटेशन। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे लैंड टू बी इम्प्रूव के बारे में। बाकी जो 2 टॉपिक बच गया उसे हम बाद में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। देखिए लैंड टू बी इम्प्रूव, अब 1600 में क्या होता है कि इंडिया का टोटल 1/6 लैंड जो था वो यूज किया जाता था कल्टीवेशन के लिए। 1/6 हिस्सा जो है जमीन का वो कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता था 1600 में। और अभी के टाइम पे क्या होता है कि जो 50% एरिया है लैंड का, उसे किस लिए यूज किया जाता है, कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है। अब अचानक से कल्टीवेशन के एरिया में, मतलब कि जो लैंड यूज किया जाता था कल्टीवेशन के लिए, उसमें इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ोतरी हुई। अब ये इसके पीछे की क्या वजह थी कि अचानक से बढ़ोतरी हो गई कल्टीवेशन एरिया में। देखिए जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, वैसे वैसे क्या हुआ कि फूड्स का डिमांड बढ़ गया, लोग ज्यादा हो गए, अब उन्हें ज्यादा खाने की आवश्यकता है। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे तो हमारा फूड का डिमांड भी बढ़ गया। अब इस बढ़ते फूड के डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या किया गया कि लैंड, जितना भी लैंड था, ज्यादा से ज्यादा लैंड यूज किया गया कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो इसीलिए क्या होता है कि यह इंक्रीमेंट देखने को मिली इंडिया के कल्टीवेशन लैंड में, जो कि 1/6 था 1600 में, अब यह बढ़कर 50% हो गया। बात करें हम 19th सेंचुरी की, 19th सेंचुरी में हमारी कंट्री में क्या था कि कॉलोनियल पीरियड था, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश जो है हम पर राज किया करती थी। तो उस समय हमारी कंट्री का क्या कंडीशन था, तो जो ब्रिटिशर्स थे वह मेनली क्या सोचते थे, उनकी धारणा यह थी, वो ये सोचते थे कि ये जो फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट का जो एरिया है उसे हटा देना चाहिए और उस एरिया को कल्टीवेशन के लिए यूज करना चाहिए। और कैसे कल्टीवेशन, तो ब्रिटिशर्स जो है वो मेनली कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इंकरेज क्या करती थी, बढ़ावा देती थी कि आप कमर्शियल क्रॉप्स प्रोड्यूस करो। कमर्शियल क्रॉप्स का मतलब जूट हो गए, कॉटन हो गए, सुगर बीट, वैसा क्रॉप जो हम कंज्यूम नहीं कर सकते। जूट को हम खा नहीं सकते हैं, और
कॉटन को हम खा नहीं सकते, हालांकि यहाँ शुगर और व्हीट भी इंक्लूडेड है, मगर ये शुगर और व्हीट क्या एक रॉ मटेरियल का काम करता है किसी भी फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि वैसे गुड्स का प्रोडक्शन मतलब कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, अब इंडस्ट्री सेटअप किए जा रहे हैं तो वहाँ प्रोडक्ट फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है और उस गुड्स के प्रोडक्शन में हमें रॉ मटेरियल्स की यूज चाहिए। और रॉ मटेरियल्स जो है जैसे कि ये कॉटन और जूट जो है वो रॉ मटेरियल्स का काम करते हैं, तो इसीलिए इन गुड्स के प्रोडक्शन को इंकरेज किया था ब्रिटिशर्स ने। अब ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि ये जो लैंड है जो फॉरेस्ट के अंदर है, जो भी फॉरेस्ट का एरिया जो कवर अप किया हुआ है वो तो बेकार का है, उसका कोई यूज नहीं है, यहाँ केवल जानवर रहते हैं और जानवरों से हमें खतरा है, तो क्यों ना इस जमीन को यूज किया जाए कल्टीवेशन पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, जिससे क्या होगा कि फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन होगा, लैंड भी यूज हो जाएगा और हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम में, हमारे रेवेन्यू में इंक्रीमेंट होगी, हमारी रेवेन्यू जो है वो और भी अधिक हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए 1880 से लेकर 1920 के बीच क्या होता है कि जो कल्टीवेशन एरिया था उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है और ये 6.7 मिलियन हेक्टेयर से इंक्रीमेंट होता है, यानी कि जो पहले जितना एरिया यूज किया जाता था कल्टीवेशन पर्पस के लिए, अब उसमें बढ़ोतरी हो गई है। और ये बढ़ोतरी कितने से होती है? तो 6.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है लैंड का अब वो कल्टीवेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता था। तो आज के लिए इतना काफी है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। हमारे इस चैप्टर के नोट्स का पीडीएफ आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।